मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी जीवन का शाप। कावाजी ने पत्र निकाला और यश कमाने लगे। शाहपुर जी ने रुई की दलाली शुरू की और धर कमाने लगे। कमाई दोनों ही कर रहे थे, पर शाहपुर जी प्रसन्न थे। कावासी विरक्त शाहपुर जी को धन के साथ साथ सम्मान और यश आप ही आप मिलता था। कावासी को यश के साथ धन और दूरबीन के देखने पर भी कोई दिखाई न देता था। इसीलिए कावासी ने जीवन में शांति थी, कटुता थी, निराशा थी, उदासीनता थी। धन को तुच्छ समझने की वह बहुत चेष्टा करते थे, लेकिन प्रत्यक्ष को कैसे झुटला देते। शाहपुर जी के घर में विराजने वाले सौजन्य और शांति के सामने उन्हें अपने घर के कलह और फूहड़पन से घृणा होती थी। मृदुल भाषणी में से शाहपुर के सामने उन्हें अपनी गुलशन बानो संकीर्णता और ईर्ष्या का अवतार सी लगती थी। शाहपुर जी घर में आते तो श्री बाई मृदु हास से उनका स्वागत करती। वह खुद दिन भर के थके मादे घर आते तो गुलशन अपना दुखड़ा सुनाने बैठ जाती और उनको खूब फटकारे बताती, तुम भी अपने को आदमी कहते हो, मैं तो तुम्हें बैल समझती हूँ। बैल बड़ा मेहनती है, गरीब है, संतोष है, माना, लेकिन उसे विवाह करने का क्या हक था। कावासी से 1,00,000 बार यह प्रश्न किया जा चुका था कि जब तुम्हें समाचार पत्र निकालकर अपना जीवन बर्बाद करना था तो तुमने विवाह क्यों किया, क्यों मेरी जिंदगी तबाह कर दी। तब तुम्हारे घर में रोटियां न थी तो मुझे क्यों लाए। इस प्रश्न जवाब देने का कावाजी ने शक्ति न थी, उन्हें कुछ सूझता ही न था। वह सचमुच अपनी गलती पर पछताते थे। एक बार बहुत तंग आकर उन्होंने कहा था, अच्छा भाई, अब तो जो होना था हो चुका, लेकिन मैं तुम्हें बांधे तो नहीं हूँ। तुम्हें जो पुरुष ज्यादा सुखी रखे उसके साथ जाकर रहो। अब मैं क्या कहूँ, आमदनी नहीं बढ़ती तो मैं क्या करूँ। क्या चाहती हो, जान दे दूं। इस पर गुलशन ने उनके दोनों कान पकड़कर जोर से ऐंठे और गालों पर 2 तमाचे लगाए और पैनी आंखों से काटती हुई बोली, अच्छा, अब चोंच संभालो, नहीं तो अच्छा ना होगा। ऐसी बात मुंह से निकालते तुम्हें लज्जा ना आती। हयादार होते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरते। उस दूसरे पुरुष के महल में आग लगा दूंगी, उसका मुंह झुलसा दूंगी। तब से बेचारे कासावी के पास इस प्रश्न का कोई जवाब न रहा। कहाँ तो यह असंतोष और विद्रोही की ज्वाला और कहाँ वह मधुरता और प्रहनता की देवी श्री, जो कावा सजी को देखते ही फूल की तरह खिल उठती, मीठी मीठी बातें करती, चाय, मुरब्बे और फूलों से सत्कार करती और अक्सर उन्हें अपनी कार पर घर पहुंचा देती। कावासची ने कभी मन में भी ऐसे स्वीकार करने का साहस न किया, मगर उनके हृदय में यह लालसा छिपी हुई थी कि गुलशन की जगह शीरी होती तो उनका जीवन कितना गुलजार होता। कभी कभी गुलशन की कटुतियां से वह इतने दुखी हो जाते कि यमराज का आवाहन करते। उनके लिए कैद खाने से कम जानलेवा न था और उन्हें अब अवसर मिलता सीधी शीशी के घर जाकर अपने दिल की जलन बुझा आते। एक दिन कावासची सवेरे गुलशन से झलझलाकर शाहपुरी जी के टेरेस में जा पहुंचे तो देखा श्री बानो की आंखें लाल हैं और चेहरा भभराया हुआ है, जैसे रोकर उठी हो। कावासची ने चिंतित होकर पूछा, आपका जी कैसा है?
बुखार तो नहीं आ गया? शिरी ने दर्द भरी आंखों से देखकर रोनी आवाज से कहा, नहीं, बुखार तो नहीं है, कम से कम देह का बुखार तो नहीं है। कावासची इस पहेली का कुछ मतलब न समझे। शिरी ने एक क्षण में मौन रखकर फिर वही कहा, आपको मैं अपना मित्र समझती हूँ मिस्टर कावासची, आपसे क्या छिपाऊं? मैं इस जीवन से तंग आ गई हूँ। मैंने अब तक हृदय की आग हृदय में रखी, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि अब उसे बाहर ना निकालूं तो मेरी हड्डियां तक जल जाएंगी। इस वक्त 8 बजे हैं, लेकिन मेरे रंगीले पिया का कहीं पता नहीं। रात को खाना खाकर वह एक मित्र से मिलने का बहाना करके घर से निकले थे और अभी तक लौट कर नहीं आए। यह आज कोई नई बात नहीं है। इधर कई महीनों से यह इनकी रोज की आदत है। मैंने आज तक आपसे कभी अपना दर्द नहीं कहा, मगर आज उस समय भी जब मैं हंस हंस कर आपसे बातें कर रही थी, मेरी आत्मा रोती रहती थी। कावासची ने निष्कट भाव से कहा, तुमने पूछा नहीं कहाँ जाते हो? पूछने से क्या लोग अपने दिल की बातें बता दिया करते हैं? तुमसे तो उन्हें कोई भेद न रखना चाहिए। घर में जी न लगे तो आदमी क्या करे? मुझे यह सुनकर आश्चर्य हो रहा था। तुम जैसी देवी जिस घर हो वह स्वर्ग है। शाहपुर जी को तो अपना भाग्य सराहना चाहिए। आपका यह भाव तभी तक है जब तक आपके पास धन नहीं है। आज तुम्हें कहीं से 2-4 लाख रुपए मिल जाए तो तुम यूं न रहोगे और तुम्हारे ये भाव बदल जाएंगे। यही धन का सबसे बड़ा अभिशाप है। ऊपरी सुख शांति के नीचे कितनी आग है, यह तो उसी वक्त खुलता है जब ज्वालामुखी फट जाता है। वह समझते हैं धन से घर भरकर उन्होंने मेरे लिए वह सब कुछ कर दिया जो उनका कर्तव्य था, और अब मुझे असंतुष्ट होने का कोई कारण नहीं। यह नहीं जानते कि ऐश के ये सामान उस तय खाने में गड़े हुए पदार्थ की तरह हैं जो मृदात्मा के भागों के लिए रखे जाते हैं। कावासची आज एक नई बात सुने रहे थे। उन्हें अब तक जीवन का जो अनुभव हुआ था वह यह था कि स्त्री अंत कारण से विलासीन होती है। उस पर लाख प्राण वारो, उसके लिए मर ही क्यों न जाओ, मिट जाओ। लेकिन स्वार्थ, वह केवल खरहरी नहीं चाहती, उनसे कहीं ज्यादा दाना और घास चाहती है। लेकिन एक यह देवी है जो विलास की चीजों को तुच्छ समझती है और केवल मीठे स्नेह और सहवास से ही प्रसन्न रहना चाहती है। उनके मन में गुदगुदी सी उठी। मैसेज शपुर ने फिर कहा, उनका यह व्यापार मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गया। मिस्टर कावाशी, मेरे मन की विद्रोह की ज्वाला उठ रही है और मैं धर्मशास्त्र और मर्यादा इन सभी का आश्चर्य लेकर भी क्षण नहीं पाती। मन को समझाती हूँ, क्या संसार में लाखों विधवाएं नहीं पड़ी हुई हैं, लेकिन किसी तरह चित्त नहीं शांत होता है। मुझे विश्वास आ जाता है कि वह मुझे मैदान में आने के लिए चुनौती दे रहे हैं। मैंने अब तक उनकी चुनौती नहीं ली है, लेकिन अब पानी सर से ऊपर चढ़ गया है और मैं किसी तिनके का सहारा ढूंढे बिना नहीं रह सकती। वह जो चाहते हैं वह हो जाएगा। आप उनके मित्र हैं, आपसे बन पड़े तो उनको समझाएं। मैं इस मर्यादा की बेड़ी को अब और नहीं पहनूंगी। मिस्टर कावाशी मन में भावी सुख का एक स्वर
निर्माण कर रहे थे। बोले, हाँ हाँ, मैं अवश्य समझाऊंगा, यह तो मेरा धर्म है, लेकिन मुझे आशा नहीं कि मेरे समझाने का उन पर कोई असर हो। मैं तो दरिद्र हूँ, मेरे समझाने का उनकी दृष्टि में मूल्य ही क्या है। यूं वह मेरे ऊपर बड़ी कृपा रखते हैं, बस उनकी यही आदत मुझे पसंद नहीं। तुमने इतने दिन बर्दाश्त किए, यही आश्चर्य है। कोई दूसरी औरत तो एक दिन न सहती। थोड़ी बहुत तो यह आदत सभी पुरुषों में होती है, लेकिन ऐसे पुरुष को स्त्रियां भी वैसी ही होती हैं। कर्म से ना सही, मन से ही सही। मैंने तो सदैव इनको अपना इष्ट देव समझा, किंतु जब पुरुष इसका अर्थ ही ना समझे तो क्या हो। मुझे भय है वह मन में कुछ और ना सोच रहे हों। और क्या सोच सकते हैं, आप अनुमान कर सकती है? अच्छा, वह बात। मगर मेरा अपराध? शेर और मेमने वाली कथा आपने नहीं सुनी? मैसे शाहपुर एकाएक चुप हो गई। सामने ही शाहपुर जी की कार आती दिखाई दी। उन्होंने कावासची ताकीद और विनय भरी आंखों से देखा और दूसरे द्वार के कमरे से निकलकर अंदर चली गई। मिस्टर शाहपुर लाल आंखें किए कार से उतरे और मुस्कुराकर कावासची से हाथ मिलाया। स्त्री की आंखें भी लाल थी, पति की आंखें भी लाल थी। एक रुदन से दूसरी रात की खुमारी से शाहपुर जी ने हट उतार कर खुटी पर लटकाते हुए कहा, क्षमा कीजिएगा, मैं रात को एक मित्र के घर सो गया था। दावत थी, खाने में देर हुई तो मैंने सोचा अब कौन घर जाए। कावासची ने व्यंग मुस्कान से के साथ कहा, किसके यहाँ दावत थी? मेरे रिपोर्टर ने तो कोई खबर न दी, जरा मुझे नोट करा दीजिए। उन्होंने जेब से नोट बुक निकाली। शाहपुर जी ने सतेक होकर कहा, ऐसी कोई बड़ी दावत नहीं थी जी, 2-4 मित्रों का प्रतिभोज था। फिर भी समाचार तो जानना चाहिए। जिस प्रतिभोज में आप जैसे प्रतिष्ठा लोग शहीद हो, वहाँ साधारण बात नहीं हो सकती। क्या नाम है मेजबान साहब का? आप चौंकेंगे तो नहीं, बताइए तो। मिस गौहर। मिस गौहर? जी हाँ। आप चौंके क्यों? क्या आप इसे तस्लीम नहीं करते कि दिन भर पाए आने पाई सिर मराने के बाद मुझे कुछ मनोरंजन करने का भी अधिकार है? नहीं तो जीवन भार हो जाए। मैं इसे नहीं मानता। क्यों? इसलिए कि मैं इस मनोरंजन को अपनी वहवता स्त्री के प्रति अन्याय समझता हूँ। शाहपुर जी नकली हंसी हंसे। यही दकियानुसी बातें। आपको मालूम होना चाहिए, आज का समय ऐसा कोई बंधन स्वीकार नहीं करता, और मेरा ख्याल है कि कम से कम इस विषय में आज का समाज एक पीढ़ी पहले के समाज से कहीं परिष्कृत है, और देवियों का यह अधिकार स्वीकार किया जाने लगा है। यानी देवियां पुरुषों पर हुकूमत कर सकती हैं, उसी तरह जैसे पुरुष देवियों पर हुकूमत करते हैं। मैं इसे नहीं मानता। पुरुष स्त्री का मोहताज नहीं है, स्त्री पुरुष की मोहताज है। आपका आशय यही तो है कि स्त्री अपने भरण पोषण के लिए पुरुष पर अवलंबित है। अगर आप इन शब्दों में कहना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर अधिकार की बागडोर जैसे राजनीति में वैसे ही समाज नीति में धन बल के हाथ रही होगी और रहेगी। अगर देवयोग से धनोप्रयोजन का काम स्त्री कर रही हो और पुरुष कोई काम न मिलने के कारण घर बैठा हो, तो स्त्री को अधिकार है कि अपना मनोरंजन जिस तरह चाहे करे। मैं स्त्री को अधिकार नहीं दे सकता। यह आपका अन्याय है। बिल्कुल नहीं। स्त्री पर प्रकृति
ने ऐसे बंधन लगा दिए हैं कि वह जितना भी चाहे पुरुष की भांति स्वच्छंद नहीं रह सकती और ना पशु बल में पुरुष का मुकाबला कर सकती है। हाँ, गृहिणी का पद त्याग कर या अप्रकृत जीवन के आश्चर्य लेकर वह सब कुछ कर सकती है। आप लोग उसे मजबूर कर रहे हैं कि अप्रकृत जीवन का श्रेय ले। मैं ऐसे समय की कल्पना ही नहीं कर सकता जब पुरुषों का आधिपत्य स्वीकार करने वाला औरतों का काल पड़ जाए। कानून और सभ्यता में नहीं जानता, पुरुषों ने स्त्रियों पर हमेशा राज किया है और करेंगे। सहसा कावासची ने पहलू बदला। इतनी थोड़ी सी देर में ही वह अच्छे खासे कूटनीति चतुर हो गए थे। शाहपुर जी ने प्रशंसा सूचक आंखों से देखकर बोले, तो हम और आप दोनों एक विचार के हैं। मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। मैं भी स्त्री को गृहिणी, माता और स्वामिनी सब कुछ मानने को तैयार हूँ, पर उसे स्वच्छंद नहीं देख सकता। अगर कोई स्त्री स्वच्छंद होना चाहती है तो उसके लिए मेरे घर में स्थान नहीं। अभी मैसेज शपूर की बातें सुनकर मैं दंग रह गया। मुझे इनकी कल्पना भी न थी कि कोई नारी मन में इतनी विद्रोह आत्मक भाव से स्थान दे सकती है। मिस्टर शाहपुर की गर्दन की नसें तन गई, नत्थी फूल गए। कुर्सी पर उठकर बोले, अच्छा तो अब शीरी ने यह ढंग निकाला। मैं अभी उसे पूछता हूँ, आपके सामने पूछता हूँ। अभी फैसला कर डालूंगा। मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन किसी की परवाह नहीं है। बेवफा औरत जिसके हृदय में जरा भी संवेदना नहीं, जो मेरे जीवन में जरा सा आनंद भी नहीं सह सकती, चाहती है मैं उसके आंचल में बंद बंद घूमूं। शाहपुर ने यह आशा रखी है, अभागनी भूल जाती है कि आज मैं आंखों का इशारा कर दूं तो 101 शीरियां मेरी उपासना करने लगे। जी हाँ, मेरे इशारों पर नाचे। मैंने इनके लिए जो कुछ किया बहुत कम पुरुष किसी स्त्री के लिए करते हैं। मैंने ख्याल आ गया कि वह जरूरत से ज्यादा बहके जा रहे हैं। शीरी की प्रेमय सेवाएं याद आ गई। रुक कर बोले, लेकिन मेरा ख्याल है कि वह अब भी समझ से काम ले सकती है। मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहता। मैं यह भी जानता हूँ कि वह ज्यादा से ज्यादा जो कर सकती है वह शिकायत है। इसके आगे बढ़ने की हिमाकत वह नहीं कर सकती। औरतों को मना लेना बहुत मुश्किल नहीं है, कम से कम मुझे तो यही तजर्बा है। कावासची ने खंडन किया, मेरा तजर्बा तो कुछ और है। हो सकता है, मगर आपके पास खाली बातें हैं, मेरे पास लक्ष्मी का आशीर्वाद है। जब मन में विद्रोह के भाव जम गए तो लक्ष्मी के टाले भी नहीं टल सकते। शाहपुर जी ने विचार पूर्वक भाव से कहा, शायद आपका विचार ठीक है। कई दिन के बाद कावासची की शीरी से पार्क में मुलाकात हुई। वह इसी अवसर की खोज में थे। उनका स्वर्ग तैयार हो चुका था, केवल उसमें शीरी को प्रतिष्ठित करने की कसर थी। उस शुभ दिन की कल्पना में वह पागल से हो रहे थे। गुलशन को उन्होंने उनके में भेज दिया था। भेजा क्या दिया था? वह रूठ कर चली गई थी। जब शीरी उनकी दरिद्रता का स्वागत कर रही थी तो गुलशन की खुशामद क्यों की जाए। लपक कर शीरी से हाथ मिलाया और बोले, आप खूब मिली, मैं आज आने वाला था। शीरी ने गिला करते हुए कहा, आपकी राह देखते देखते आंखें थक गईं। अब भी जबानी हमदर्दी ही करना चाहते हैं। आपको
क्या खबर इन कई दिनों में मेरी आंखों से कितने आंसू बहे। कावासची ने शीरी बानो की उत्कंठपूर्ण मृदा देखी, जो बहुमूल्य रेशमी साड़ी की आड़ में और भी दमक रही थी, और उनका हृदय अंदर से बैठा हुआ जाना पड़ा। उस छात्र की सी दशा हुई जो आज अंतिम परीक्षा पास कर चुका हो और जीवन का प्रश्न उसके सामने अपने भयंकर रूप में खड़ा हो। काशी वह कुछ दिन और परीक्षाओं की भूल भुलैया में जीवन के स्वप्नों का आनंद ले सकता था। उस स्वप्न के सामने यह सत्य कितना डरावना था। अभी तक कावासी ने मधुमक्खी का शहद ही चखा था। इस समय वह उनके मुख पर भ्रमण रही थी और वह डर रहे थे कि कहीं डंक न मारे। दबी हुई आवाज से बोले, मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। मैंने तो शापुर को बहुत समझाया। शीरी ने उनका हाथ पकड़कर एक बेंच पर बिठा दिया और बोली, उन पर अब समझाने बुझाने का कोई असर न होगा, और मुझे ही क्या गरज पड़ी कि मैं उनके पांव सहलाती रहूं। आज मैंने निश्चय कर लिया है, अब उस घर में लौटकर न जाऊंगी। अगर उन्हें आदत से जलील होने का शौक है तो मुझ पर ताफ करें, मैं तैयार हूँ। मैं जिसके साथ नहीं रहना चाहती उसके साथ रहने के लिए ईश्वर भी मुझे मजबूर नहीं कर सकता। अदालत क्या कर सकती है? अगर तुम मुझे आश्चर्य दे सकते हो तो मैं तुम्हारी बनकर रहूंगी, तब तक तुम मेरे पास रहोगे। अगर तुमने इतना आत्मबल नहीं है तो मेरे लिए दूसरे द्वार खुल जाएंगे। अब साफ साफ बतलाओ, क्या वह सारी सहानुभूतियां ज़बानी थी? कावासची ने कलेजे मजबूत करके कहा, नहीं नहीं शीरी, खुदा जानता है मुझे तुमसे कितना प्रेम है। तुम्हारे लिए मेरे हृदय में स्थान है, मगर गुलशन को क्या करोगे? उससे तलाक दे दूंगा। हाँ, यही मैं भी चाहती हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अभी इसी दम शापुर से अब मेरी कोई संबंध नहीं है। कावासची को अपने दिल में कंपन का अनुभव हुआ। बोले, लेकिन अभी तो वह कोई तैयारी नहीं है। मेरे लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं, तुम सब कुछ हो। टैक्सी ले लो, मैं इसी वक्त चलूंगी। कावासची टैक्सी की खोज में पार्क से निकले। वहां एकांत में विचार करने के लिए थोड़ा समय चाहते थे। इस बहाने उन्हें समय मिल गया। उन पर अब जवानी का वह नशा ना था जो विवेक की आंखों पर छाकर बहुधा हमें गड्ढे में गिरा देता है। अगर कुछ नशा था तो अब तक हिरन हो चुका था। वह किस फंदे में गला डाल रहे हैं वह खूब समझते थे। शाहपुर जी उन्हें मिट्टी में मिला देने के लिए पूरा जोर लगाएंगे, यह भी उन्हें मालूम था। गुलशन उन्हें सारी दुनिया में बदनाम कर देगी, यह भी वह जानते थे। यह सब विपत्तियां झेलने को वह तैयार थे। शाहपुर की जवान बंद करने के लिए उनके पास काफी दलीलें थी। गुलशन को भी स्त्री समाज में अपमानित करने का उनके पास काफी मसाला था। डर था तो यह कि शीरी का यह प्रेम टिक सकेगा या नहीं। अभी तक शीरी ने केवल उनके सौजन्य का परिचय पाया है, केवल उनकी न्याय, सत्य और उदारता से भरी बातें सुनी हैं। इस क्षेत्र में शाहपुर जी ने उन्होंने बाजी मारी है, लेकिन उनके सौजन्य और उनकी प्रतिमा का जादू उनके बेसब्रो सामान घर में कुछ दिन रहेगा, इसमें उन्हें संदेह था। हलवे की जगह चुपड़ी रोटी भी मिले तो आदमी सब्र कर सकता है, सूखी भी मिल जाए तो वह संतोष कर लेगा, लेकिन सूखी घास सामने देखकर तो ऋषि मुनि भी जामे से बाहर हो जाएंगे। शीरी उन्हें प्रेम करती है, लेकिन प्रेम
के त्याग की भी तो सीमा है। 2-4 दिन भावुकता के उन्माद में यह सब्र कर लें, लेकिन भावुकता कोई टिकाऊ चीज तो नहीं। वास्तविकता के आघातों के सामने यह भावुकता के दिन टिकेंगे? उस परिस्थिति की कल्पना करके कावाशी कांप उठे। अब तक वह रविवास में रह रही खपरेल का कॉटेज मिलेगा, जिसका फर्श पर कालीन की जगह टाट भी नहीं। कहाँ पर्दीपोश नौकरों की पलटन, कहाँ बूढ़ियों मामा की संदिग्ध सेवाएं जो बात बात पर भुनभुनाती है, धमकाती है और कसती है। उनका आधा वेतन तो संगीत सिखाने वाला मास्टर ही खा जाएगा। और शाहपुर जी ने कहीं ज्यादा कमीनापन से काम लिया तो उनको बदमाशों से पिटवा भी सकते हैं। पिटने से वे नहीं डरते, यह तो उनकी फतह होगी। लेकिन शीरी की भोग लालसा पर कैसे विजय पाएं? बुढ़िया मामा जब मुंह लटकाए आकर उनके सामने रोटियां और सलाम परोस देंगे, तब शीरी के मुख पर कैसी विद्वेग विरक्ति छाएगी। कहीं वह खड़ी होकर उनको और अपनी किस्मत को कोसने ना लगे। नहीं, अभाव की भूति सजय नहीं हो सकती। शीरी का वह रूप कितना विराल होगा। सहसा एक कार सामने से आती दिखाई दी। कावासी ने देखा शिवपुर जी बैठे हुए थे। उन्होंने हाथ उठाकर कार को रुकवा दिया और पीछे दौड़ते हुए जाकर शिवपुर जी से बोली, कहाँ जा रहे हैं? यूं ही जरा घूमने निकला था। श्री बानो पार्क में है, उन्हें भी लेते जाइए। वह तो मुझसे लड़कर आई है कि आप इस घर में कभी कदम न रखूंगी, और आप सैर करने जा रहे हैं तो क्या आप चाहते हैं बैठकर जाऊं? वह बहुत रो रही है। सच? हाँ, बहुत रो रही है। तो शायद उसकी बुद्धि जग रही है। तुम इस समय उन्हें मना लो तो वह हर्ष से तुम्हारे साथ चली जाए। मैं परीक्षा करना चाहता हूँ कि वह बिना मनाए मानती है या नहीं। मैं बड़े असमंज में पड़ा हुआ हूँ। मुझ पर दया करो, तुम्हारे पैरों पर पड़ता हूँ। जीवन में जो थोड़ा सा आनंद है उसे मानवन में नाट्य में नहीं छोड़ना चाहता। कार चल पड़ी और कावासची कर्तव्य भ्रष्ट से वहीं खड़े रह गए। देर हो रही थी। सोचा कहीं शीरी यह ना समझ ले कि मैंने भी उनके साथ दगा की। लेकिन जाऊं भी तो क्यों कर? अपने संपद के कुटीर में उसे देवी को प्रतिष्ठा करने की कल्पना ही उन्हें हास्यपद लगी। वहां के लिए तो गुलशन ही उपयुक्त है। कुड़ती है, कठोर बातें कहती है, रोती है, लेकिन वक्त से भोजन तो देती है। फटे हुए कपड़ों को रफू तो कर लेती है। कोई मेहमान आ जाता है, कितने प्रसन्न मुख से उसका आदर सत्कार करती है, मानो उसके मन में आनंद ही आनंद है। कोई छोटी सी चीज भी दे दे तो कितना फूल उठती है। थोड़ी सी तारीफ करके चाहे उससे गुलामी करवा लो। अब उन्हें अपनी जरा सी बात पर झुंझलाना पड़ना, उसकी सीधी सी बात का टेढ़ा जवाब देना, विकल करने लगना। उस दिन उसने यही तो कहा था कि उसकी छोटी बहन की सालगिरह पर कोई उपहार भेजना चाहिए। इसमें बहस पड़ने की कौन सी बात थी? माना वह अपना संपादकीय नोट लिख रहे थे, लेकिन उनके लिए संपादकीय नोट जितना महत्व रखता है, क्या गुलशन के लिए उपहार भेजना उतना ही या उससे ज्यादा महत्व नहीं रखता? बेशक उनके पास उस समय रुपए ना थे, तो क्या वह मीठे शब्द में यह नहीं कह सकते थे कि डार्लिंग, मुझे खेद है, अभी हाथ खाली हैं, 2-4 रोज में कोई प्रबंध कर दूंगा। यह जवाब सुनकर वह चुप हो जाती, और अगर कुछ भुनभुना ही लेती तो क्या बिगड़ जाता। अपनी टिप्पणियों में वह कितनी शिष्टता का व्यवहार करते हैं। कलम जरा भी गर्म पड़ जाए तो गर्दन नापी जाए। गुलशन पर वह क्यों बिगड़ जाते हैं? इसीलिए कि वह उनके अधीन है और उन्हें
रूठ जाने के सिवा कोई दंड नहीं दे सकती। कितनी नीच कायरता है कि हम संबलों के सामने दुम हिलाए और जो हमारे लिए अपने जीवन का बलिदान कर रही है उसे काटने दौड़े। सहसा एक टांगा आता हुआ दिखाई दिया और सामने आते ही उस पर से एक स्त्री उतरकर उनकी ओर चली। अरे यह तो गुलशन है। उन्होंने आतुरता से आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और बोले, तुम इस वक्त यहाँ कैसे आई? मैं अभी अभी तुम्हारे ही ख्याल कर रहा था। गुलशन ने गदगद कंठ से कहा, तुम्हारे ही पास जा रही थी। शाम को बरामदे में बैठी तुम्हारा लेख पढ़ रही थी। न जाने कब झपकी आ गई और मैंने एक बुरा सपना देखा। मारे डर के मेरी नींद खुल गई और तुमसे मिलने चल पड़ी। इस वक्त यहाँ कैसे खड़े हो? कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई? रास्ता भर मेरा कलेजा धड़क रहा था। कावासची ने आश्वासन देते हुए कहा, मैं तो बहुत अच्छी तरह हूँ। तुमने क्या स्वप्न देखा? मैंने देखा जैसे तुमने एक रमणी को कुछ कहा है और वह तुम्हें बांधकर घसीटे लिए जा रही है। कितना बेहुदा स्वप्न है और तुम्हें इस पर विश्वास भी आ गया। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि स्वप्न केवल चिंतन, मन की क्रीड़ा है। तुम मुझसे छिपा रहे हो। कोई ना कोई बात हुई है जरूर। तुम्हारा चेहरा बोल रहा है। अच्छा, तुम इस वक्त यहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ तो तुम्हारे पढ़ने का समय है। यूं ही जरा घूमने चला आया था। झूठ बोलते हो। खा जाओ मेरे सर की कसम। अब तुम्हें एतबार ही नहीं आया तो क्या करूं? कसम क्यों नहीं खाते? कसम को मैं झूठ का अनुमोद समझता हूँ। गुलशन ने फिर उनके मुख पर तीव्र दृष्टि डाली। फिर एक क्षण के बाद बोली, अच्छी बात है, चलो घर चलें। कावासची ने मुस्कुराकर कहा, तुम फिर मुझसे लड़ाई करोगी? सरकार से लड़कर भी तुम सरकार की अमलदारी में रहते हो कि नहीं? मैं भी तुमसे लड़ूंगी मगर तुम्हारे साथ रहूंगी। हम इसे कब मनाते हैं कि यह सरकार की अमलदारी है? यहाँ तुम मुंह से कहते हो, तुम्हारे रुआ रुआ ही स्वीकार करता है। नहीं तो तुम इस वक्त जेल में होते। अच्छा चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैं अकेली नहीं जाने की। आखिर सुनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कावासची ने बहुत कोशिश की कि गुलशन वहाँ से किसी तरह चली जाए, लेकिन वह जितना ही इस पर जोर देता उतना ही गुलशन का आग्रह भी बढ़ता जाता था। आखिर मजबूर होकर कावासची और शीरी और शपूर के झगड़े का वृतांत कहना ही पड़ा। यद्यपि इस नाटक में उनका अपना जो भाग था उसे उन्हें बड़ी होशियारी से छिपा देने की चेष्टा की। गुलशन ने विचार करके कहा, तो तुम्हें भी यह सनक सवार हुई? कावासची ने तुरंत प्रतिभाव किया, कैसी सनक? मैंने क्या किया? अब यह तो इंसानियत नहीं है कि एक मित्र की स्त्री मेरी सहायता मांगे और मैं बगले झांकने लगूं। झूठ बोलने के लिए बड़ी अक्ल की जरूरत होती है प्यार, और वह तुम में नहीं है, समझे? चुपके से जाकर शिरुबनी को सलाम करो और कहो कि आराम से अपने घर में बैठे। सुख कभी संपूर्ण नहीं मिलता। विधि इतना घोर पक्षपात नहीं कर सकता। गुलाब में कांटे होते हैं। अगर सुख भोगना है तो उसे उसके दोष के साथ भोगना पड़ेगा। अभी विज्ञान ने कोई ऐसी उपाय नहीं निकाला कि हम सुख के कांटे को अलग कर सकें। मुफ्त का माल उड़ाने वाले को अय्याशी के सिवा और सूझेगी क्या? अगर धन सारी दुनिया का विलास न मेल लेना चाहे तो वह धन ही कैसा? शीरी के लिए भी क्या वे द्वार नहीं खुले हैं? शहपुर जी के लिए खुले हैं। उससे कहो शहपुर जी के घर में रहे, उनके धन को भोगे और भूल जाए कि वह शहपुर की स्त्री है, उसी तरह जैसे शहपुर भूल गए कि वह शीरी का पति है। जलना और
कुड़ना छोड़कर विलास का आनंद लूटे। उनका धन एकाएक रूपावान विद्वान नवयुवकों को खींच ले आएगा। तुमने ही एक बार मुझसे कहा था कि एक जमाने में फ्रांस में धनवान विलासीन महिलाओं का समाज पर आधिपत्य था। उनके पति सब कुछ देखते थे और मुंह खोलने का साहस न करते थे, और मुंह क्या खोलते, वे खुद इसी धुन में मस्त थे। यही धन का प्रसाद है। तुमसे ना बने तो चलो मैं शीरी को समझा दूं। ऐश मर्द की स्त्री अगर ऐश न हो तो यह उसकी कायरता लतखोरपन है। कावासची ने चकित होकर कहा, लेकिन तुम भी तो धन की उपासक हो। गुलशन ने शर्मिंदा होकर कहा, यही तो जीवन का शाप है। हम उसी चीज पर लपकते हैं जिसमें हमारा अमंगल है, सत्यानाश है। मैं बहुत दिन पापा के इलाके में रही हूँ। चारों तरफ किसान और मजदूर रहते थे। बेचारे दिन भर पसीना बहाते थे। शाम को घर जाते अय्याशी और बदमाशी का कहीं नाम न था। और यहाँ शहर में देखती हूँ कि सभी बड़े घरों में यही रोना है। सब के सब हथकंडों से पैसे कमाते हैं और स्वाभाविक जीवन बिताते हैं। आज तुम्हें कहीं से धन मिल जाए तो तुम भी शापुर बन जाओगे। निश्चय। धन्यवाद। जीवन का शाप कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित आप सभी को कैसी लगी तो प्लीज कमेंट करके बताएं एंड लाइक एंड शेयर करें।